हेलो लर्नर्स, जारा एक्सीलेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बारे में जानने से पहले, डिस्कशन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को यूजीसी नेट में क्यों इंक्लूड किया गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जब वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बन जाता है। और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, तो उसे बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि टीचिंग प्रोसेस, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो कलेक्टिवली उन्होंने एक यूनिट बनाया हुआ है उसका, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। सो ओवरऑल जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें हमें जानकारी मिलती है कि स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जो यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूँ, लेकिन अगर वीडियो लंबी बनती है तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करें तो टीचिंग के बारे में हम सभी को पता है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। टीचिंग का जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है टू टीच, जिसका मतलब है इंस्ट्रक्ट करना। तो ओवरऑल अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो टीचिंग का मतलब होता है कि जब एक नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन एक लेस नॉलेजेबल पर्सन को टीच करता है, बताता है, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करता है, उसे हम टीचिंग प्रोसेस कहते हैं। टीचर के पास नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसके पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक ऐसा ओवरऑल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जिससे स्टूडेंट्स को लर्निंग हासिल करने में हेल्पफुल हो। फेसेस की बात करें तो फेसेस ऑफ टीचिंग, इसमें 3 तरह के फेसेस हैं। हर टीचिंग में 3 तरह के फेसेस होते हैं। पहला फेस है प्री एक्टिव फेस। इसमें है कि एज ए टीचर आप मेरे को मान लीजिए जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो टीचर की जो 3 फेसेस हैं और उसमें प्री एक्टिव फेस मतलब कि मुझे पता है कि मैंने गोल्स को इस्टेब्लिश कर लिया कि जैसे मैं कोई चैप्टर कोई बुक पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैंने उसको एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मैंने इस दिन एक चैप्टर फिनिश करना है, एक चैप्टर को मैंने जो नॉलेज है अपने स्टूडेंट्स को देनी है। तो इसको हम बोलेंगे प्री एक्टिव फेज। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। जैसे टीचर्स आपने देखा होगा कि जैसे कोई हायर एजुकेशन, हायर जो मतलब सेकेंडरी एजुकेशन होती है, फिर जो टीचर्स होते हैं एलिमेंट्री टीचर्स या फिर जो सेकेंडरी टीचर्स होते हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट होता है पढ़ाने को, और वो ऐसे मैनेज करते हैं कि उन्होंने 6 मंथ में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 6 मंथ में उन्होंने एक पूरी बुक को कंप्लीट करना। उस हिसाब से वो मंथ में, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 मंथ है, 5 महीने हैं, और 5 महीने में मैंने 15 चैप्टर फिनिश करने हैं, 15 चैप्टर को मैंने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि 3 चैप्टर का मैं गोल रखूँगी कि 3 चैप्टर को मैंने 1 महीने में ख़त्म करना है, और इसके साथ साथ मैंने उनको जो भी उनका जो टेस्टिंग वगैरह है, टेस्ट वगैरह लेना है, वो सब ऐड करूँगी। ये सब प्री एक्टिव फेस है कि मैंने अपने माइंड में ये गोल बना लिया कि मुझे 5 महीने में 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और 1 महीने में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उस हिसाब से मैं वीकली गोल बनाऊँगी। तो ये सब, इसको हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेस, कि अभी मैंने आई हैव ओनली स्टैब्लिश्ड द गोल्स एंड आई हैव कीप इट इन माई माइंड हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब जो दूसरा फेज़ है हमारा इंटरएक्टिव फेज़। अब जैसे मैंने बना लिया कि मुझे अपना टारगेट बना लिया कि मैंने 1 मंथ में इतने चैप्टर इंक्लूड करने हैं, इतने चैप्टर मैंने फिनिश करने हैं। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि मुझे 1 महीने में इतने चैप्टर कंप्लीट करने, तो मैं उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दूँगी। परसेप्शन मतलब डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करूँगी कि उनके जो भी उनके चैप्टर्स के बीच में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने हैं। तो वो ओवरऑल इस इंटरैक्टिव फेज़ में आएगा। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, जब स्टूडेंट और टीचर इंटरैक्ट करते हैं आपस में। अब एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब वाइल टीचिंग देम द लेसन्स, जब भी उनके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनको पूछूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को बताएंगे कि हाँ मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को इस बारे में कॉन्सेप्ट
क्लैरिटी नहीं है तो आप उस बारे में को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर दीजिए। ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा फेज है जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं एज ए टीचर और स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट करते हैं और उनके जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके प्रैक्टिकल स्किल्स को हम बढ़ाते हैं। पहला फेज़ था प्री एक्टिव जिसमें हमने प्लानिंग की। दूसरा फेज़ है इंटरेक्टिव जिसमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है, जो भी मैंने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब थर्ड और लास्ट फेज़ है पोस्ट एक्टिव फेज़। दैट मीन्स कि जो इंटरएक्शन के बाद का फेज़ है, मतलब मैंने सब अपने चैप्टर कंप्लीट कर दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं उनके टेस्ट लूँगी, उनके क्विज़ेस लूँगी, क्विज़ ऑर्गेनाइज करूँगी, उनको देखूँगी कि स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, उनको ऑब्जर्व करूँगी कि क्या उन्होंने जो मैंने कॉन्सेप्ट उनको टॉट किया है वो उन्होंने अच्छे से उसको ग्रैब किया है या नहीं किया, उनको अच्छे से समझा है कि नहीं समझा। तो ये वाली जो फेज़ होती है वो पोस्ट एक्टिव फेज़ होती है। तो ओवरऑल जो टीचिंग की 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव फेज़, इंटरएक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। अब चलिए पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल जानते हैं कि टीचिंग प्रोसेस के कौन से प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एज ए टीचर अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो प्रिंसिपल ये है कि मुझे हमेशा उनको मोटिवेट करना है कि हाँ स्टूडेंट, अगर आपको कहीं चीज़ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। आई विल ऑलवेज मोटिवेट माई स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग प्रोसेस। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो इसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों इंक्लूड होती हैं। जैसे एज अ टीचर मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप कोई ग्राफ बनाओ, कोई चार्ट बनाओ, या फिर जैसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज किसी ने लेनी हो, जो कोई ऐसी टेक्निकल फील्ड्स होती हैं जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट जब तक वो एक्टिविटी को खुद नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक उनको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इट मीन्स बाय जनरेशन ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट। मतलब कि एज अ टीचर मुझे अपने स्टूडेंट्स को उनके माइंड में इंटरेस्ट बढ़ाना है किसी चीज़ को सीखने के लिए, कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे वो समझ सकें, इंटरेस्ट आए उसको। ठीक उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। जैसे अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं रियल लाइफ के साथ लिंक करती हूँ तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको ज़्यादा ईजिली समझेंगे। डेफिनेट एम मतलब हमारा कोई ना कोई एम ज़रूर होना चाहिए। ठीक उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल सिलेक्शन में ये है कि जो कंटेंट है, हमें किस तरह का कंटेंट सिलेक्ट करना है कि जो ज़्यादा रेलिवेंट हो, ज़्यादा अपडेटेड हो एज़ पर लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग दैट मीन्स कि टीचर को हर चीज़ प्लान करनी है कि अगर मुझे पता है कि कल मैंने ये चैप्टर को डिस्कस करना है क्लास में तो उसके लिए मुझे पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है कि ये नहीं कि कोई भी एज ए टीचर मैं सारा काम स्टूडेंट्स को एक बार में ही दे दूँ। डिवाइड करके जो भी डिस्कशन है, जो भी डिवीज़न है, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को डिवाइड करके मैंने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना, अगर हम ये कहें कि मैंने ये चीज़ आज पढ़ ली है और अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की, तो ये सब मिथ्स हैं, ये सब मिथ हैं। और इन सब चीज़ों को मतलब जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो इसमें ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, क्योंकि जब एज ए टीचर और टीचिंग प्रोसेस में हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, उनके मन में इंटरेस्ट जगाना है, जो कि हम पहले जनरल प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन बहुत ही ज़रूरी है। रिक्रिएशन का मतलब है स्टूडेंट्स को इंजॉय करवाना उनके और रिलैक्स करवाना जब भी वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एज अ टीचर अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाऊँगी, नॉन स्टॉप पढ़ाई जाऊँगी, तो वो एक टाइम पे बोर फील करना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कि टीचर बोरिंग है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन मतलब बीच बीच में हमें स्टूडेंट्स को उनके मनोरंजन के लिए कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे कि उनका मन बहल जाए और वह बोर ना फील करें। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करना, और ये जो हायर एजुकेशन, जो हायर क्लासेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन सिर्फ जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं उनके लिए होता है।
Principle of expressing creativity and self-expression. This is specifically applicable in subject mathematics and in learning languages. जो भी लैंग्वेजेस हम लर्न करते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज हमने लर्न करनी है और अगर कोई हमारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। बाकी प्रिंसिपल्स हैं ये आप बड़े आराम से समझ सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सूटेबली हमें रिवॉर्डेड भी करना है। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर हमने कोई गोल रखा है कि इस चीज़ को अचीव करना है, कोई स्टूडेंट उसको अचीव करता है तो हमें उनको पॉजिटिवली रिवॉर्ड भी देना है उस चीज़ के लिए, तो इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, स्टूडेंट के बीच में हमें कोऑपरेशन बिल्ड करना है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स आपस में एनवी फील करें या फिर जेलस फील करें। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उनको एक ऐसा कोऑर्डिनेट इन्वायरमेंट देना है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करें और एक दूसरे को सिंपैथाइज भी करें। चलिए बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग में। अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में 4 तरह के लेवल्स हैं। पहला जो लेवल्स है वो है ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि नेचुरली डेवलप होता है। ये नेचुरली डेवलप करता है, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, तो ये नेचुरली डेवलप होता है। इसमें हमें किसी चीज़ की लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो हम सभी इंडिविजुअल्स को नेचुरली डेवलप करते हैं। मेमोरी लेवल है हमारा थॉटलेस टीचिंग। अगर हम मेमोरी लेवल को इलेबोरेट करें तो इसका मतलब है कि थॉटलेस टीचिंग है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब भी हम स्टूडेंट्स थे, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम क्या करते थे, बस याद कर लिया, किसी भी तरह याद करके हमें लिखना है और लिख के हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मेमोरी लेवल की, जिसमें थॉटलेस मतलब हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ हम जो भी चीज़ हमारे पास है उसको मेमोराइज़ करते हैं, उसको लिख लेते हैं। ये है मेमोरी लेवल। इसमें जो स्टूडेंट का और टीचर का इंटरेक्शन लेवल वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन नहीं होते। स्टूडेंट्स काफ़ी छोटे होते हैं समझने के लिए, इसलिए उनके पास जो भी कुछ कंटेंट पड़ा है उनको मेमोराइज़ करना है, बस लिख कर आ गए। तो ये है मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको हम कहते हैं कि थॉटफुल टीचिंग है, क्योंकि इसमें जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। इसमें यह है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो इसमें कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ी हायर क्लासेस के लिए है। जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल हम ये बोल सकते हैं कि 9th 10th या फिर 9th 10th भी नहीं कह सकते, +1 +2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक हम कह सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ बताना है या कुछ समझाना है तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। जब तक वो स्टूडेंट्स या लर्नर्स किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तब तक वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं। जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम अपर थॉटफुल टीचिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि ये सबसे ऊपर की है, सबसे ऊपर का लेवल है लेवल्स ऑफ टीचिंग में। हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो ये लेवल है जिसमें बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है किसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, और जैसे हमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूजीसी नेट के बाद पीएचडी करनी है, तो वो किसी ऐसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके लिए रिसर्च काफ़ी कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है, एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। और ये काफ़ी अपर लेवल की होती है, थॉटफुल, कम्प्लीटली थॉटफुल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हाइपोथेसिस और क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल का, इसमें ये होता है कि क्रिएट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कि हमारे पास कोई सिचुएशन है, उसका प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, और उसके लिए हम कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट करेंगे, टेस्टिंग और हाइपोथेसिस होगा। तो इस ओवरऑल जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि जब आप लेवल्स ऑफ टीचिंग लर्न कर रहे हो तो इनके बारे में जिन्होंने इनको डिराइव किया था, जो प्रोपोनेंट हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। कि जो मेमोरी लेवल है उनको, जो टीचिंग मॉडल है, इनको दिया था हर्बर्ट ने, और उसी तरह जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनको मॉरिसन जी ने दिया था, और रिफ्लेक्टिव लेवल हमें दिया था हंट ने। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल या मेमोरी लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल में
लेवल एक सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टूडेंट्स मेमोराइज़ कर लेता है और मार्क्स अचीव कर लेता है। और जो अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, तो ये है सब्जेक्ट एंड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। ये दोनों है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग में ये है कि हमें सब्जेक्ट का भी पता है एज ए लर्नर, और हमें टीचर का भी पता है, तो दोनों के साथ इंटरेक्शन होता है। और हम जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, हम टीचर के साथ और सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक मेथड। तो इसमें ये है कि आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आप रिसर्च करते हो। चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो काफ़ी फेमस है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक न्यू विज़न है टीचिंग का, जिसे दिया था बेंजामिन ब्लूम ने इन 1956 में। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये 3 हायरार्किकल मॉडल्स का सेट है, जो कि क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किया गया कि हमें एजुकेशनल लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 मॉडल्स हैं जिनके 3 हायरार्किकल मॉडल्स हैं। जो फर्स्ट मॉडल है वो है द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब ही नॉलेज होता है, तो ये कम्प्लीटली नॉलेज डोमेन है। अगर इसके हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें तो 6 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। जो फर्स्ट वन है वो है नॉलेज। इसका मतलब है कि हमें जो फैक्ट्स हैं उनको रिमेंबर करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट की हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमें किसी भी चीज़ की। जो भी टर्म्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं दैट आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो वो सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास नॉलेज होगी तब हम उसको अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, और इसमें यह है कि इट इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग द मेन आइडियाज़। हम उन चीज़ों को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है सभी प्रोसेस में बताया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें, जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब उसको अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम उसको अच्छी तरह से एप्लीकेंट भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं फैक्ट्स को, जैसे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जिसको नॉलेज है, उनको जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी अच्छी तरह से नॉलेज है। कॉम्प्रीहेंड अगर वो बैंक के स्टेटमेंट देखता है, वो अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा। उसी तरह अगर उसको एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब मिलती है, तो जो भी उसने चीज़ें नॉलेज की हैं, जो कॉम्प्रीहेंड किया है, वो उसको अच्छी तरह से एप्लीकेशन में ले आएगा। तो एप्लीकेशन का मतलब है कि जब हमारे पास जो नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस मतलब जब हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे हम एनालिसिस कहते हैं। कि हमें जनरलाइजेशन करना है, एविडेंसेस देखने हैं, हमें सर्च करने हैं। सिंथेसिस इसका मतलब कि जो भी हमने एनालिसिस करा है उसको कंबाइन करना है। इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। जो भी डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना है, उनको एक स्ट्रक्चर बनाना है। और फाइनली जो लास्ट स्टेज है वो है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन एवैल्यूएट करना कि हमने जो भी चीज़ें एप्लीकेबल की हैं, जो भी हमें कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें जो भी लेवल्स है, उसके बाद जो लास्ट लेवल है वो है इवैल्यूएशन, क्योंकि हम फाइनली इवैल्यूएट क्या करते हैं, कि हम कैसे करेंगे, ओपिनियन लेके या फिर बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन। सो ओवरऑल दिस और आर द 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा नॉलेज, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस एंड सिक्स्थ इवैल्यूएशन। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सेकंड डोमेन है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो ये थोड़ा सा मेमोरी वाला सिस्टम आ जाता है इसमें। मेमोरी वाला थोड़ा सा इमोशनल बेस्ड डोमेन है, और दैट मूव्स थ्रू द लोवेस्ट ऑर्डर प्रोसेसेस टू द हाईएस्ट। ये लोवेस्ट से सीधा हाईएस्ट में जाता है। अफेक्टिव डोमेन के हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, इसमें 5 लेवल्स हैं। रिसीविंग, ये जैसे मैंने कि आपको बताया कि मेमोरी लेवल की तरह थोड़ा रिसेंबल करता है, थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता है। तो रिसीविंग, जैसे मान लीजिए कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट है, तो वो रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? वो जो उसके टीचर ने पढ़ाया वो उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकग्निशन एज वेल। स्टूडेंट टीचर को सुन रहा है, उसको उन्होंने जो भी बोला है स्टूडेंट्स को परसीव कर रहा है और उसको मेमोराइज़ कर रहा है। रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। अब स्टूडेंट ने उसको रिसीव किया, जो टीचर ने कहा, उसकी तरफ से रिस्पॉन्ड कर रहा है।
स्टेप है वो है वैल्यू नॉलेज दैट आर एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ने क्या किया, रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया और फाइनली उसको वैल्यू किया, दैट मीन्स जो नॉलेज थी उसको अचीव कर लिया उसने। ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद होता है इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट वैल्यूज़, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ दैट स्टूडेंट्स अकोमोडेट ऑन व्हाट हैज़ बीन लर्न। उन्होंने क्या लर्न किया है वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद है करेक्टराइजिंग, इट इन्वॉल्व्स टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी लेवल से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो करेक्टराइजिंग मतलब कि जो फाइनली जो स्टूडेंट्स है उसको, उसने जो भी चीज़ें याद की है, रिसीव किया है, रिस्पॉन्ड किया है, वैल्यू किया, ऑर्गेनाइज किया है, फाइनली ही इज़ कैपेबल टू थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली नॉलेज को वो रिसीव कर रहा है और वो अच्छे से उसको थ्योरेटिकली प्रेजेंट कर सकेगा। साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो थर्ड हायरार्किकल मॉडल है, लास्ट वन, वो है साइकोमोटर डोमेन। इसमें है कि इट इज़ एन एक्शन बेस्ड डोमेन। साइकोमोटर को अगर हम बताएं तो वो माइंड से रिलेटेड है, एक्शन रिलेटेड है, दैट फोकस ऑन चेंज और डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल। ये जो साइकोमोटर डोमेन है हमारा, वो है हमारे डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर और डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल। Skills in the psychomotor domain describe the ability to physically manipulate a tool or instruct like a hand and hammer. ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये माइंड का डोमेन है, माइंड का डोमेन। तो हम ये इसके अगर हम इसको लेवल्स में बांटे तो इसके 5 लेवल्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्विंग। अगर हम साइकोमोटर, ये थोड़ा एक्शन बेस्ड भी है और माइंड के रिलेटेड भी है, दोनों एक्शन बेस्ड प्लस माइंड के रिलेटेड। ऑब्जर्विंग, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ लेकिन एज ए स्टूडेंट आई एम रिएक्टिंग कि मैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ। इमिटेट, मैंने देखा कि ये चीज़ें ऐसे करते हैं तो मैंने क्या करना, उसको उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर दिया, मतलब नकल करना शुरू कर दिया। उसके बाद है प्रैक्टिसिंग, कॉपी किया मैंने, उसको इमिटेट किया मतलब कॉपी किया। उसके बाद है प्रैक्टिसिंग, उसके साथ मैंने इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी ओवर एंड ओवर। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसको ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस कर रही हूँ। Adapting, it involves fine tuning, making minor adjustments in the physical activity in order to perfect it. Adapting में मैंने इसको परफेक्टली बार बार प्रैक्टिस को मैंने फाइनली ट्यून कर लिया है। Naturalization, it involves individual ability to adapt, modify or design the new techniques, methods or procedures according to the requirement of a situation. चलो इसको मैं आपको ना एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब मैंने यूट्यूब वीडियो देखी मैंने कोई, और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक जो जैसे कोई भी चीज़ मान लो कि एक ऐप बनानी है हमें, तो ऐप बनाई मैंने, मैंने देखा कि यूट्यूब क्लासेस में ये ऐसे ऐप बना रहे हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया उसको। उसके बाद मैंने इमिटेट करना शुरू कर दिया, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। फिर फाइनली थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो आ रही थी ऐप बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में। मैंने उसको क्या प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस करते करते मैं एक ऐसे स्टेज है जब मैंने उसको फाइनली कम्प्लीटली अडेप्ट कर लिया था। अब उसके बाद क्या है, जब मैंने इन चारों को कम्प्लीटली अपने आप में ऑब्ज़र्व कर लिया, मतलब अपने आप में बिठा लिया है, अब मुझे हर चीज़ की नॉलेज है, तो अब मैं क्या करूँगी, नेचुरलाइजेशन करूँगी। मतलब मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँगी जो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्पॉटिफाई जैसी कोई एप्लीकेशन बनानी है। अब मुझे पता है कि मैंने इन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लिया है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली। नेचुरलाइजेशन क्या करूँगी, मैं एक नई टेक्निक का निर्माण करूँगी। तो ये थे ब्लूम्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये 3 ये है हमारे कॉग्निटिव, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज़ नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव डोमेन इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड, एंड साइकोमोटर डोमेन इज़ माइंड प्लस एक्शन डोमेन। ओके। अगर हम दूसरे मॉडल की बात करें तो ये गैगनेस एंड ब्रिग्स मॉडल है। गैगने का मॉडल ये हम गैगनेस 9 कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, या फिर गैगनेस टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। जैसे हमने पहले को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा, ठीक इसी तरह हम इसे गैगनेस टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं। उनके हिसाब से जो 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स में तो उन्होंने कुछ खास बताया नहीं है हमें, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 5 है, तो मैं उन 5 के बारे में आपको बताऊंगी। वर्बल इन्फॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। वर्बल इन्फॉर्मेशन जो कि हम बोल सकते हैं, जो शब्दों से रिलेटेड होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी कि स्टूडेंट के पास एबिलिटी है उसको दैट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर, स्टूडेंट्स ने नॉलेज को एक्वायर कर लिया है, वर्बल इन्फॉर्मेशन है उसके पास। इंटेलेक्चुअल स्किल्स,
इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग रूल्स। अब जैसे मान लीजिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम का पूरा ज्ञान है, नॉलेज है, उनकी वर्बल इन्फॉर्मेशन है। अब वो क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कि वो जो रूल हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई उनके पास समस्या है, अब जैसे मान लीजिए उनको कोई एंट्री डालनी है तो एंट्री कैसे डालेंगे, ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके। ये है इंटेलेक्चुअल स्किल्स कि जब हम इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग रूल्स। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसकी एक अगर हम दूसरे एग्जांपल लें तो हमें जब हम मतलब कि छोटे थे 5वीं 6ठी में, 5th और 6th क्लास में, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, इंटेलेक्चुअल स्किल मतलब कि हमें टीचर ने कोई फार्मूला बताया और हम क्या करते थे, उसको जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती थी एक्सरसाइज में, हम उन्हीं फार्मूले को हम फॉलो करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उसके बाद है कॉग्निटिव स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स तो ये है कि हमें टीचर ने बताया कि हमारे पास नॉलेज है, जो भी उन्होंने हमें नॉलेज दी हुई है, हमने उस नॉलेज को रूल्स के थ्रू फॉलो करके हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन कॉग्निटिव स्किल मतलब है कि ये एक ऐसे स्टेज हैं, कॉग्निटिव मीन्स एनालिटिकल स्किल, माइंड के रिलेटेड जो स्किल होती है हमारी, कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग रूल्स। अब हमने ये कॉग्निटिव स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की स्टेज है, नेक्स्ट लेवल की स्किल है कि हमने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, लेकिन अपने रूल हमने खुद बनाने हैं बाय क्रिएटिंग रूल्स। जो जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती तो वो खुद ही कोई ना कोई रूल बनाते, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर टैली सॉफ्टवेयर है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो अब जब उनको लगा कि हाँ भी हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वो खुद ही रूल बनाते हैं, खुद ही रूल्स बनाते हैं, खुद कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो ये है कॉग्निटिव स्किल। आगे है मोटर स्किल्स। इट रेफर्स टू मोशंस दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। मोटर स्किल्स हमारी एक्शन के रिलेटेड है। मोटर स्किल्स मतलब जो हम फिजिकली भी करते हैं, तो ये है मोटर स्किल। इट रेफर्स टू द मोशंस दैट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल्स के साथ कनेक्टेड है। एंड फाइनली द एटीट्यूड, दे आर रेफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं जो आप समझ रहे कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज़ द वे दैट यू थिंक, दैट वन फील, दैट वन बिहेव। ये थे गैगन एंड ब्रिक के मॉडल। इसमें जैसे कि आपने देख ही ली है, 5 तरह के हैं: वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स एंड फाइनली एटीट्यूड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। एज वी ऑल नो, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लिए क्या चाहिए हमें, टीचिंग के लिए एक टीचर चाहिए। टीचिंग प्रोसेस के लिए टीचर को पढ़ाने के लिए लर्नर चाहिए हमें। अब मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट दोगे तभी तो मैं टीचिंग कर पाऊँगी, टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब टीचिंग प्रोसेस के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। इन्वायरमेंट, अब ऐसा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए कि टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो। उसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सिर्फ नॉइस हो और जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो या फिर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ना हो, तो फिर वो वाला सिस्टम नहीं होता टीचिंग का। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, स्कूल कॉलेजेस में अच्छा इन्वायरमेंट होता है, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पे टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हम इम्पार्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप गर्मी में बच्चों को मतलब कि आप करो, बहुत गर्मी हो रही तब भी बच्चों का ध्यान नहीं लगा, बहुत सर्दी हो रही है तब भी नहीं लगेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों कंफर्टेबल फील करें। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट का दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तब तक ना ही टीचर स्टूडेंट को समझ पाएगा और ना ही स्टूडेंट टीचर की बातें को समझ पाएगा। और जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है स्टूडेंट डिसिप्लिन। जब तक स्टूडेंट क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा तब तक ही वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज टीचर। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आते हैं अप्रोच ऑफ टीचिंग में। इसको हम वे ऑफ टीचिंग स्टाइल्स भी कह सकते हैं। जो पहला अप्रोच है वो है हमारा ऑटोक्रेटिक अप्रोच। अगर हम ऑटोक्रेटिक अप्रोच की बात करें तो ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी कंटेंट वगैरह, कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह शेयर नहीं करता। जैसे मतलब कि ये पूरा जो है टीचर सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर्ड है। इसमें जो स्टूडेंट्स की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही इस पर जो इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट और टीचर का अच्छे से हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता इस पर। इसको हम अगर हम कहें तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग और ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग जो पिछले टाइम पे होता था, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक अप्रोच ही सिस्टम था वहाँ पे। और ऑटोक्रेटिक अप्रोच में जो टीचर है वही डिसीज़न लेता था। इसमें मतलब कि स्टूडेंट की ना ही कोई पार्टिसिपेशन ही थी
और ना ही स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है या फिर कुछ। जैसे ही टीचर का मन करता है वो अपने हिसाब से पढ़ाता जाता है। ऑटोक्रेटिक अप्रोच ये है। आगे चलते हैं डेमोक्रेटिक अप्रोच में। डेमोक्रेटिक जैसे आप सभी को पता है लोकतंत्र। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच इसका मतलब है कि जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट हैं उन दोनों का आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। और जो टीचर है वो कोई भी डिसीज़न खुद से नहीं लेता है। कोई भी डिसीज़न लेना है वो स्टूडेंट को ज़रूर बीच में पार्टिसिपेट करवाएगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आप हमें बताओ कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से आप करोगे कि जो आपकी मैक्सिमम आउटपुट हो। तो उसके लिए ये अप्रोच है डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक अप्रोच में स्टूडेंट के पास ऑफ़र होता है कि वो हर टाइम किसी भी तरह का अगर टास्क है या किसी भी तरह का डाउट है या फिर क्वेश्चन है वो अपने टीचर से बात कर सकता है। और साथ ही मतलब कोई भी चीज़ है या फिर किसी भी डिसीज़न लेना, किसी भी तरह का डिसीज़न लेना है तो वो अपनी ओपिनियन वगैरह रख सकता है। आगे चलते हैं लेज़ी फेयर अप्रोच। इसको हम बोलेंगे लेज़ी फेयर अप्रोच। तो इसमें है कि जो एक टीचर है वो ऑथराइज टीचर से काफ़ी अलग होता है, क्वाइट ऑपोजिट टू ऑथराइज टीचर। इसमें जो मतलब कि ही डज नॉट डायरेक्ट और गाइड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, और स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा गाइड नहीं करता। और इसी तरह जो ये रिलेशनशिप है स्टूडेंट और मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो है रिलेशनशिप, द स्टूडेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव। इसमें स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होते। टीचर की तो बात ही अलग है, इसमें स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होते। तो ये आपको आसानी से आप याद कर लोगे कि लेज़ी फेयर जो है इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होती है। ठीक है। आगे है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। आपको उससे नाम से ही पता चल गया होगा पार्टिसिपेटिव। एज वी ऑल नो कि टीचिंग रिक्वायर्स अ चॉइस ऑफ वेरिड टीचिंग मेथड्स अडेप्टेड टू द ऑडियंस, टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टू कंटेंट। कि जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाता है नॉलेज बिल्डिंग में। इसमें है कि जैसे क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसमें केस स्टडी है। टीचर स्टूडेंट्स को बोलता है कि आप केस स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि ऐसे ही सेम केस हो चुके हैं और कैसे इनको डील करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिनी प्रोजेक्ट पे टीचर उनको काम देता है, या फिर शॉर्ट टर्म टास्क, फॉर्मल प्रेजेंटेशन और डिबेट्स वगैरह, पैनल डिस्कशन, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल वर्क सेशंस, वर्कशॉप्स, ये सभी काम जो हैं ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो डायनामिक अप्रोच। इसमें है कि जो डायनामिक अप्रोच इज़ लर्निंग करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंज, एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायनामिक का मतलब है कि जो गतिशील रहता है, मतलब जो चेंज होता रहता है। इस टीचिंग प्रोसेस में जो डायनामिक अप्रोच है इसमें जो लर्निंग करेक्टराइज्ड हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसमें जो लर्निंग की ग्रो है, उसके कनेक्शंस है, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास डे। अब ये नहीं कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ पे फिक्स रहना है, उनको वो चीज़ों को डायनामिक करते रहते हैं जो कि करंट सिनेरियो के हिसाब से उनके लिए ठीक रहता है, जो कि स्किल्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं आने वाले समय में। अगर डायनामिक की अगर हम ऑपोजिट चले तो वो स्टैटिक अप्रोच है, क्योंकि ये एक ऐसी लर्निंग है दैट लैक्स इन मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट लैक होता है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही कुछ चेंज होता है, स्पेशली इन अ वे दैट इज़ नॉट एंगेजिंग शॉर्ट टर्म असाइनमेंट। सो इट इज़ अडोप्टेड ट्रेडिशनल बाउंड्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। ये ट्रेडिशनल टाइम पे चलता था, अब तो डायनामिक अप्रोच हो गया है। जो टीचर्स को पता है कि कौन सी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए सही हैं और वो टाइम टू टाइम उनको चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलसेंट लर्नर्स। एडोलसेंट लर्नर्स की बात करें तो एडोलसेंट का मतलब हमें पता है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, जो मतलब कि इज़ द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम अर्ली एडोलसेंस की बात करें, एडोलसेंस एज है जो है वो है हमारी 12 to 16 ईयर्स, और जो लेट एडोलसेंस एज है वो है 17 to 19 ईयर्स। उसके बाद हम जो बच्चे होते हैं उनको हम एडल्ट कहना शुरू कर देते हैं, और 12 से पहले वो हमारे लिए छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सो ओवरऑल जो एडोलसेंस इज़ द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सिलेक्टिव लर्निंग होती है। सिलेक्टिव लर्निंग में मतलब जो स्टूडेंट सिलेक्टिव लर्निंग के मतलब कि जो वो खुद लर्न करना चाहते हैं वही करेंगे, आप बाकी आप उसको जितना मर्जी पोंछने की कोशिश करो वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। सेल्फ डायरेक्शन होते हैं कि वो फील द नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीज़न, और इसके साथ ही ये वेरिएशन लर्निंग स्टाइल है। इसमें वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स टू कंसीडर डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स, टाइप्स एंड प्लेसेस ऑफ लर्निंग।
इसमें ये है कि जो इसमें जो एडोलेसेंट की एज होती है उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी का नेचर एक जैसा नहीं होता, हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो जो बात एक बच्चे को एक बार समझाने पे मतलब समझ आ रही है, ज़रूरी नहीं कि वही बात दूसरे बच्चे को समझाने पे समझ आ रही हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा हो। सो दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट अ टीचर नीड टू नो अबाउट देयर डिफरेंसेस। एकेडमिक की बात करें तो इसमें करैक्टरिस्टिक्स हैं। एकेडमिक में ये है कि मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एज होती है ये इट इज़ द स्टेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो इसमें यह है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो अब कंक्रीट से सीधा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो हम कैन नॉट सी, जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते लेकिन हम उन्हें समझते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि उनको वो टच और जो सेंस चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ग्रैब कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। तो वो धीरे धीरे जो एज होती है एडोलसेंट की एज, वो धीरे धीरे एकेडमिक मतलब कि वो मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसी तरह ये हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज, जब हम उनको चैलेंज करते हैं कि नहीं तुम्हें फर्स्ट आना है, सेकंड आना, तो वो आप देखोगे कि उनके माइंड में, उनके बॉडी में एक अजीब सा एंथुसिज्म जागने लगा है कि हाँ भैया मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, समवन चैलेंज्ड मी एंड और मुझे इस चीज़ को पूरा करना है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव की उनके पास एक एबिलिटी आ जाती है। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो एज इंटरपर्सनल स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड फ्लक्चुएट्स बिटवीन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड डिज़ायर फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। अब उनके जैसे कि धीरे धीरे एज बढ़ती है तो उनके बीच में एक होता है कि हमें एक इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ी सी अलग सी हमें आज़ादी से चाहिए, और सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। इस एज में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो थोड़ा थोड़ा चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, अपने पीर से अटेंशन मिले। जो एज होती है वो एक्सपेरिमेंटिंग की एज होती है, वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, अ सर्च फॉर एडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उनकी धीरे धीरे उनकी बॉडी में और उनकी मेंटल चेंजेस आते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, सेंसिटिव बन जाते हैं हर चीज़ के लिए। सो कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज वी ऑल नो, जैसे कि एडोल्सेंट एज में काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, ग्रोथ आते हैं, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे है इंपॉर्टेंस एंड वेज ऑफ लर्निंग। जो हमारा पहला है पैडागोजी, वो है चिल्ड्रन लर्निंग के रिलेटेड है। ये अगर पैडागोजी को हम डिफ़ाइन करें तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है चाइल्ड। पेड वर्ड से ये डिराइव हुआ है। पेड ग्रीक वर्ड में, ग्रीक भाषा में पेड का मतलब होता है चाइल्ड, एंड एगोगस का मतलब होता है लीडर ऑफ। दैट मीन्स कि जो चाइल्ड का लीडर है, लीडर ऑफ अ चाइल्ड, और चिल्ड्रंस लर्निंग, उसको हम बोलते हैं पैडागोजी। पैडागोजी में ये है कि जो चिल्ड्रन का जो लीडर होता है, मतलब जो टीचर रहता है, वो डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस वे से पढ़ाना है। तो ये सब आर्ट और साइंस दोनों का प्रोसेस है, दोनों का मिलन है। आर्ट और साइंस दोनों चीज़ें हैं इसमें, और ये डिपेंड करता है टीचर पे। टीचर ही आर्ट और अपने आर्ट से, अपने साइंस से बच्चों को पढ़ाते हैं। उसका लीडर होता है कि किस वे से पढ़ाना है बच्चों को, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे उस चीज़ को समझ आ सके। जो दूसरा अप्रोच है वो है ह्यूटागोजी का। ये ह्यूटागोजी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, कि जो स्टूडेंट है वो खुद ही प्रैक्टिस से खुद ही उसको डायरेक्ट करके लर्निंग करता है। इसमें जो स्टूडेंट, जैसे अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो एक स्टूडेंट है जो कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो उसने 2-3 बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फोर्थ टाइम पे उसने खुद ही अपना एक नया कॉन्सेप्ट लगाया, और जो फाइनली आंसर था उसको सही किया। नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है कि ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही कैन डू विद हेल्प। इसका मतलब है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा जोन है, एक ऐसी स्टेज है, या फिर स्टेज नहीं, इसको जोन ही मानिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जब स्टूडेंट, कोई भी लर्नर है, जैसे मान लीजिए मैं कोई लर्नर हूँ, अब डिफरेंस क्या है कि एक सेम प्रॉब्लम है जिसको मैं एक टीचर की या फिर किसी की असिस्टेंस की, किसी की हेल्प के साथ उसको सॉल्व कर रही हूँ, और एक
वही चीज़ अगर मैं खुद सॉल्व करती, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब मुझे थोड़ा द डिस्टेंस है दोनों के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट, जितनी मेरी एक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी कि मैं उसे बिना किसी हेल्प से खुद सॉल्व करती, टू बी डिटरमिंड एज इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैंने किसी की हेल्प से वो सम सॉल्व किया। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम पढ़ते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस और वेज ऑफ लर्निंग कि हम मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। इस थ्योरी को डेवलप किया था डॉक्टर हॉवर्ड गार्टनर ने, थियरी ऑफ मल्टीपल लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस और वेज ऑफ लर्निंग। इसमें यह है कि जो गार्डनर प्रपोजेस ए डिफरेंट इंटेलिजेंस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन और एडल्ट्स में उन्होंने एक हाईली डिफरेंट इंटेलिजेंस के लिए कुछ 8 प्रपोजल्स किए थे वेज ऑफ लर्निंग। चलिए चलते हैं उनकी तरफ। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब जो शब्दों के साथ जुड़े हुए, वर्ड दैट इज़ कनेक्टेड विद वर्ड्स। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो नंबर्स के साथ कनेक्टेड है इंटेलिजेंस के साथ। स्पैटियल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो उसके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज को हम तभी सीखते हैं जब हमारे पास पिक्चर्स होती हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें है कि जो बॉडी से रिलेटेड जब कोई बॉडी मूवमेंट वगैरह करता है तो उसको हम ईजिली सीख लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो क्रिकेट सीखना चाहता है तो अगर वो स्टेडियम में जाता है, देखता है कि जो बड़े बच्चे हैं वो क्रिकेट कैसे सीखते हैं, तो ये जो पोर्शन है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो इससे रिलेटेड है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस म्यूज़िक से रिलेटेड है, म्यूज़िक से। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को हम पीपल से, इंटरपर्सनल का मतलब ही क्या होता है, जब लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। इंट्रापर्सन खुद के साथ। अब कई लोग होते हैं कि कई लोग सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं और कई लोग होते हैं कि इंटरपर्सन मतलब कई लोग ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ग्रुप स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो इंट्रापर्सनल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्मार्ट, मतलब कि वो खुद से ही चीज़ें के पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखे कोई स्टूडेंट्स हैं जो बिना कोचिंग के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के वो खुद ही यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं, तो ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। उसी तरह नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये नेचर के रिलेटेड है, मतलब नेचुरल। So many teachers utilize multiple intelligences or ways in their teaching philosophies and work to integrate Gardner's theory into the क्लासरूम। अलग अलग टीचर्स हैं वो, मतलब कि कोई स्पैटियल इंटेलिजेंस से पढ़ाना पसंद करता है, कोई इंट्रापर्सनल से खुद ही पढ़ना करता है पसंद, और कोई टीचर्स होते हैं कि जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हैं कि स्टूडेंट्स को ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में आपस में स्टूडेंट्स आप इंटरेक्ट करो, इससे आपका कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। और ये टीचर मतलब इन 8 जो इंटेलिजेंस वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स गिवन बाय द गार्डनर, दे कैन अप्लाई और इम्प्लीमेंट इट इन द क्लासरूम टू। सो ये था आज तक का, और अभी काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो सिर्फ एक और वीडियो लेकर आऊँगी। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इन शॉर्ट फॉर्म सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की क्वेरी है, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम जी।